नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर में 230 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स की एक छोटी सी मात्रा हमारे सेल्स यानी कोशिका के कार्य करने की शैली को बदल सकती है। हार्मोन्स हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और हार्मोन्स की यदि समस्या हो जाए तो तरह तरह के विकार हमें शारीरिक और मानसिक रूप से आने लगते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको बतलाऊंगा ऐसे 10 योग अभ्यास जो आपके ग्रंथि स्राव यानी कि हार्मोन्स की बिगड़ी हुई समस्या में आपको लाभ पहुंचाएंगे। हमारे 10 योग अभ्यास की सूची में जो सबसे पहले हमारा जो अभ्यास है वो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोस्तों, सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है उसमें हमारे 12 आसन होते हैं और हर स्थिति अपने आप में विशेष होती है। हर स्थिति के साथ अन्य को लाभ भी साथ में आते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपके प्रत्येक जोड़ खुलने लगते हैं, मांसपेशियां खुलने लगती हैं, आपकी नसें नाड़ियां खुल जाती हैं, जिससे आपके शरीर में रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। आपके आंतरिक अंग अच्छे से कार्य करने लगते हैं, साथ ही साथ जो आपके बाहरी अंग हैं वो भी अच्छे से कार्य करने लगती हैं। इसके साथ ही जो आपकी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिनसे आपका हार्मोन्स बनता है, वो भी अच्छे से कार्य करने लगती हैं और उनके कार्यों में बढ़ोतरी होने लगती है। हर स्थिति को अच्छे से समझना चाहिए, सूर्य नमस्कार को अच्छे से जान लेना चाहिए और अभ्यास को सही तरीके से सूझबूझ के साथ करना चाहिए। इस अभ्यास को आप लगभग 4 से 6 बार कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो सूर्य नमस्कार करके भी आप इस पूरी श्रृंखला का आप सूर्य नमस्कार के द्वारा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार की जो स्थिति होती है दोस्तों, इसमें 12 आसन होते हैं। 12 आसन एक तरफ होते हैं और 12 आसन दूसरी तरफ होते हैं। तो ऐसे मिलाकर के जब हम 24 आसनों को 12 आसनों को ही बदल के जब 2 बार करते हैं, 24 आसनों को एक साथ करते हैं, तब जाकर के हमारा एक समूह, एक चक्र पूर्ण होता है। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 से 6 जो हमारे राउंड हैं, आप उनको करके अभ्यास के पूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा दूसरा विशेष योग अभ्यास। उसके लिए हमें बैठ जाना है। दूसरा योग अभ्यास है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन भी एक विशेष स्थिति है जिसको हम लोग बैठ करके करते हैं और यह आसन जो है हमारा, इसमें हमारे शरीर के निचले अंग कार्य करते हैं। इसमें 2 प्रकार किए जाते हैं। एक है तितली आसन, जिसमें हम लोग पैरों को तितली के पंख की भांति हिलाते हैं, और दूसरा प्रकार है जिसमें हम लोग इसी स्थिति में आगे को झुक जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया कि यह आसन हमारे शरीर के निचले अंगों के लिए कार्य करता है। नाभि और नाभि से नीचे के जितने भी हमारे अंग हैं उनके लिए ये बहुत ही विशेष रूप से कार्य करता है। इसका प्रकार एक ये भी है, इस तरह से भी हम लोग इस आसन को करते हैं। और जितने भी हमारे निचले पाचन अंग हैं या फिर हमारे उत्सर्जन तंत्र के जो अंग हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी ग्रंथियां हैं, उनके कार्यों को ये बेहतर बनाता है। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है मरीच्यासन। मरीच्यासन की स्थिति कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है कि एक पांव सीधा और दूसरा पांव मुड़ जाता है और इसमें फिर जो सीधा पांव है उसका पंजा आगे को खींचता है और फिर हमें आगे को झुकना होता है। मरीच्यासन की स्थिति में पेट पे अच्छा सा दबाव आता है, जिससे हमारे आंतरिक अंग जैसे कि हमारी आंतें, हमारा लिवर, हमारी किडनी और हमारे पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर इत्यादि लगभग सभी अंग, साथ में हमारे फेफड़ों में भी दबाव पड़ता है, जिनसे इनमें ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बढ़ने लगता है। इनसे जुड़ी हुई जितनी भी ग्रंथियां हैं उनके कार्यों की क्षमता बढ़ जाती है। मरीच्यासन में 2 स्थितियां आती हैं। एक स्थिति जिसमें हम लोग आगे को झुकते हैं और दूसरी स्थिति होती है जिसमें हम लोग पीछे को घूमते हैं। दोनों ही स्थितियां अपने आप में विशेष हैं और दोनों ही स्थितियों के लाभ लगभग एक जैसे हैं। बस इसमें जब आगे को झुकते हैं तो पीठ में आगे की तरफ की ओर यहां से खिंचाव आता है, जिससे आपके मेरुदंड में लचीलापन बढ़ता है और ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इस स्थिति में मेरुदंड घूमता है, जिससे आपके मेरुदंड से में जो जकड़न होती है वो जाती है
और एक तरह का ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट आपके मेरुदंड में आता है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करने वाला होता है। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा अभ्यास है वो है भुजंगासन। भुजंगासन की जो स्थिति होती है वो पेट के बल लेट करके करने वाले आसनों में आती है। इस तरह से हम लोग पेट के बल आते हैं और फिर हृदय को ऊपर उठाते हैं। भुजंगासन हमारे पीठ से जुड़े हुए आसनों में आता है जो हमें पीठ में मजबूती प्रदान करता है। यह आसन सिर्फ पीठ में ही मजबूती नहीं प्रदान करता है, ये इसकी छोटी अवस्था है। जो लोग ऊपर तक नहीं आ सकते हैं वो इतनी अवस्था तक आ जाते हैं। साथ ही साथ ये एक अच्छा सा खिंचाव पेट के आंतरिक अंगों में लेके आता है। मेरुदंड में ऊर्जा के संचार को काफी मात्रा में बढ़ा देता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम और भी स्ट्रांग होने लगता है और हमारे जितने भी शारीरिक अंग हैं वो और भी अच्छे से कार्य करने लगते हैं। यदि आप हल्का सा यहाँ स्थिति में आकर के सिर को इस तरह से उठाते हैं तो ये आपके गले के पास से जुड़ी हुई ग्रंथि, जिसे हम लोग थायराइड कहते हैं, उसके कार्यों को भी ये सक्रिय करता है। वैसे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है इस स्थिति में कि गर्दन को ज्यादा पीछे ना दबाएं कि आपके गर्दन के पीछे पर दबाव होकर के आपको कोई क्षति पहुंचे। आपको सिर्फ इतना देखना होता है। तो यह है भुजंगासन की स्थिति। भुजंगासन की अर्ध स्थिति है, भुजंगासन की पूर्ण स्थिति ये है। तो इस तरह से आप कोई भी स्थिति चुन करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए अगले अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा पांचवा अभ्यास है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन की स्थिति के लिए हमको घुटने के बल आ जाना है। घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहते हैं। इस तरह से आपको सीधा रहना होता है। फिर यहां से हम लोग एक एक हाथ करके पीछे अपने टखनों की तरफ लेके जाते हैं। आप इस तरह से पंजों को अंदर करके भी अपने टखनों को, हाथों को पीछे ले जा करके टखनों को पकड़ सकते हैं और पंजों को खोल के भी पकड़ सकते हैं। यदि घुटने में दबाव लगे तो घुटने के नीचे कोई कंबल इत्यादि भी आप बिछा सकते हैं। तो स्थिति कुछ इस तरह से जाने की दिखलाई पड़ती है। ऊष्ट्रासन की स्थिति में हमारी मेरुदंड में बहुत ही अच्छा और गहरा खिंचाव बन के आता है। जैसे कि हमने भुजंगासन के लाभ देखे थे कि भुजंगासन की स्थिति में मेरुदंड के बल आकर के हम लोग उठे थे, जिससे मजबूती भी आती है और खिंचाव भी आता है। परंतु यहाँ पर हम लोग काफी हद तक पीछे झुक जाते हैं, जिससे मेरुदंड में लचीलेपन का विकास होता है। खाली मेरुदंड पे ये कार्य नहीं करता है, ये आपके हृदय को खोलता है और आपके फेफड़ों से जुड़े हुए आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। और ये खिंचाव आपके आंतरिक अंगों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से पड़ता है। इससे खिंचाव और दबाव आता है, जिससे आंतरिक अंग अपने आप में सक्रिय होने लगते हैं। साथ ही साथ ये मानसिक शांति भी लेकर के आता है और ऊर्जाओं को, जो आपकी आंतरिक ऊर्जाएं हैं, उनको बढ़ा देता है और मानसिक रूप से शांत रखता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की ओर, जो है हमारा छठवां आसन, बालासन की स्थिति। बालासन की स्थिति बहुत ही सामान्य है, जिसमें आपको घुटनों को बाहर की तरफ खोलना होता है और अपनी एड़ियों को मिला लेते हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे, लंबा श्वास यहाँ पे भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ लेके जाते हैं। हाथ आपके कंधे के समानांतर से ज्यादा खुलते हैं। इसमें आगे की तरफ पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आते हैं और जितना हो सकता है हृदय नीचे जाएगा और अंत में माथे को नीचे लेके जाते हैं। इस स्थिति का लाभ पाने के लिए आप इस स्थिति को लगभग आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक रोक सकते हैं। ये स्थिति हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती है, हमारी आंतरिक और बाह्य ऊर्जा को शांति की ओर लेके जाती है, मन से चिंता, तनाव इत्यादि विकारों को दूर करती है, जिससे हमारी ग्रंथियों के कार्यों में सक्रियता आती है और उनके कार्यों में संतुलन बनता है। अब हम लोग अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 7वां आसन, यह है हमारा सर्वांग आसन। सर्वांगासन की स्थिति पीठ के बल लेट करके शुरू होती है, जिसमें आपको आराम पूर्वक पीठ के बल लेट जाना होता है। अब यहां से हम लोग अपने पैरों को ऊपर सिर की तरफ उठा लेते हैं और पीठ पे अच्छा सा सहारा देते हैं। फिर अंत में इस अवस्था में पैरों को हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, अच्छा सा खिंचाव पैर पे लेके आते हैं। सर्वांगासन की स्थिति में हमारा पूरा शरीर पलट जाता है, जिससे शरीर का रक्त हमारे मस्तिष्क की तरफ आने लगता है। तो ये जो अभ्यास है हमारा गले
और मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो ग्रंथियां हैं उनके कार्यों की क्षमताओं को ये बढ़ा देता है, उन्हें सक्रिय करता है और उनमें संतुलन स्थापित करता है। ना उनका कार्य की जो क्षमता बढ़ने का जो मतलब है उनमें सामंजस्य स्थापित होना, उनमें संतुलन आना। तो इस तरह से हमारी ये सर्वांगासन की अवस्था होती है। इसके बाद का जो हमारा अगला आसन है, 8वां आसन, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन सर्वांगासन के बाद की स्थिति होती है, जिसमें हम लोग इस तरह से पीठ के बल लेटे रहते हैं और फिर यहां से श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर को उठाया जाता है। यह अवस्था कुछ इस तरह से भी दिखलाई देती है और यही अवस्था हमें कुछ इस तरह से भी दिखलाई पड़ती है कि हम हाथ के सहारे से कूल्हे को और भी ऊपर उठा लेते हैं। हमारी जो थोड़ी है वो हमारे हृदय के पास में आती है, कूल्हा ऊपर को उठा रहता है। इस आसन के लाभ भी सर्वांगासन के जैसे ही होते हैं, बस अभी यहाँ पर पूरा शरीर उल्टा पूरी तरह से नहीं है, फिर भी हमारे सिर की तरफ रक्त का संचार बना रहता है और हृदय की गति शांत रहती है। यह आसन हमारे पेट और पीठ की तरफ भी काम करता है। यह हमारा आसन हमारे गले और सिर की तरफ भी कार्य करता है। इसके बाद हमारा अगला आसन है मत्स्यासन, जो कि है हमारा 9वां आसन। इस आसन के लिए हमारी हथेलियां कूल्हे के नीचे पे आकर के पीठ को अच्छा सा सहारा देती हैं, पैर खुल जाते हैं और उसके बाद हृदय ऊपर को उठता हुआ सिर पीछे की तरफ योग मैट पे जाता है। तो ये स्थिति है हमारी मत्स्यासन की। मत्स्यासन की स्थिति बहुत ही आसान और सामान्य स्थिति होती है, परंतु बहुत सारे लाभ ये लेकर के आती है और खासकर हार्मोन से जुड़े हुए अनेकों लाभ आपको यहाँ पर इस आसन के देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आसन भी आपके पेट, हृदय, गर्दन और सिर, लगभग आपके संपूर्ण शरीर की ग्रंथियों पे बहुत ही अच्छे से कार्य करता है और उनके कार्यों की क्षमताओं को बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग हमारे आखिरी और बहुत ही विशेष अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो यह है हमारा 10वां योग अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम की स्थिति किसी भी सुखात्मक बैठ करके करने वाले आसनों के साथ में आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से किसी भी प्रकार को आप चुन सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो प्रकार है, इसमें हम लोग इस तरह से मुद्रा बना करके अपनी दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करते हैं, बाईं नाक से लंबा गहरा श्वास जाता है और फिर दाहिनी नाक से वही श्वास बाहर आता है। दाहिनी नाक से फिर श्वास को हम अंदर लेते हैं और फिर बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये हमारा एक चक्र हो गया। यदि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम आपने 4 से 6 चक्रों का अभ्यास करना चाहिए। इसकी स्थिति में श्वास को बहुत ही लंबा, धीमा, गहरा लेना चाहिए ताकि इस अभ्यास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सके। योग अभ्यास में और प्राणायाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम की सूची में या फिर योग अभ्यास की सूची में ये प्राणायाम लगभग सभी अभ्यासों में, योग अभ्यास में एक प्रमुख अभ्यास में देखने के लिए मिलता है। इसके अनेकों लाभ हैं, अनेकों तरीके से ये हमारे शरीर को, मन को, मस्तिष्क को लाभ प्रदान करता है और ये आध्यात्मिकता का भी जागरण करने वाला होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम शरीर की आंतरिक ऊर्जाओं पे कार्य करते हैं, अपने मन मस्तिष्क को शांति और एकाग्रता की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि सामान्यतः लोगों को जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो शरीर का वजन बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, मन ठहरता नहीं है। तो इन सभी समस्याओं से निदान पाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही विशेषकर है। ये मन मस्तिष्क को शांत करता है, ये आपकी इधर उधर भागती हुई ऊर्जाओं को संतुलित करेगा, स्थायी बनाएगा, मन को भटकने नहीं देगा और शरीर में वजन को भी संतुलित करके रखेगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी आप रोज अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें एक पूरी श्रृंखला बना करके इन 10 योगासनों के अभ्यास को प्रतिदिन करके इसका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास इतना समय ना हो कि आप पूरा का पूरा इन 10 योगाभ्यास को एक साथ कर पाएं, तो कम से कम आप सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्रतिदिन करने का प्रयास करें। यदि आप पूर्ण
10 के 10 हमारे योग अभ्यास को कर पाते हैं तो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे 10 योग अभ्यास जिनको करके आप अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स की अवस्था को ठीक कर सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। इसी के साथ लेता हूं मैं अपने शब्दों पे विराम। नमस्कार।